हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस CPT घटना चक्र बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि थ्योरी का पार्ट है। कुछ ही जल्दी ही हम लोग जो प्रीवियस ईयर के दूसरी जो बुक है पीटी के लिए स्पेशल घटना चक्र की, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो उसकी भी सीरीज जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले थ्योरी के पार्ट को लगभग कवर करने की कोशिश करें। और हमारा जो सीरीज चल रहा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सिलेबस क्रमांक 5वां है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन और 5 नंबर की पूछे जाएंगे। तो 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे पॉलिटी में। तो मान के चलिए कि जो हमारा बेसिक है कि संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आप इतना अच्छे से कवर कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा एग्ज़ाम में 5 नंबर में 5 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। बाकी आपके राष्ट्रपति की कार्यकाल पूछ लेंगे, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, ये सब पूछ लेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग में आपको कवर नहीं करना है पीटी के लिए, ठीक है। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कम से कम मटेरियल में अच्छे से अच्छे हम लोगों को मार्क्स गेन करना है, ठीक है। क्योंकि रैंक ही निर्धारित करेगी कि आगे की जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए हम काबिल होंगे या नहीं। तो दोस्तों, आइए हम लोग टू द पॉइंट नोट को कवर करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्था को कौन से संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो यह है 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो यह पार्ट 9 है, भाग 9 है। पंचायती राज त्रिस्तरीय 3 स्तरों में आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत हैं। ग्राम पंचायत में देखते होंगे जो ग्राम पंचायत मुखिया होते हैं प्रधान कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको कहा जाता है वो ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। और जिला पंचायत के जो मेन हेड होते हैं, जिसमें कि उनको कहा जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। जो कि आप देख रहे होंगे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और क्षेत्र के जो प्रमुख होते हैं उनका भी इस समय जारी है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में 9 का जोड़ करके नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखना है कि जो पंचायती राज है त्रिस्तरीय, उसको कौन से संविधान 73वें, और जो नगरीय स्थानीय है शहरी के लिए, तो याद रखना वो 74वें, ठीक है, बिल्कुल आसपास। और पार्ट कौन सा है, अगर ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पूछा जाएगा तो 9 है भाग, और नगरीय स्थानीय पूछा जाएगा तो हो जाएगा 9B, ठीक है। कौन सा, 9 का, ठीक है, 9A। 9 हो गया आपका ग्राम पंचायत का, और 9A यानी 9 का वो हो जाएगा आपका नगरीय स्थानीय का। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो यह डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उस समय जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके द्वारा वो उद्घाटन किया गया पंचायती राज सिस्टम का। कहाँ पर, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना, राजस्थान का, ठीक है। दैट्स इट। यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि प्रधान जो चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुन लिए जाते हैं। अगर मान लो विघटन होता है, यानी कि उनकी मृत्यु होती है या दिवाली हो जाती है, एक्सेट्रा, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इतने डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा पीटी के एग्जाम के लिए, ठीक है। पीटी में आपका पूछा जाएगा प्रधान का कार्यकाल क्या होता है, योग्यता क्या होती है, ये सब, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर लागू हुआ, तो याद रखना नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, भूलना नहीं है। नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च जो स्थान पर कौन सा होता है, वो होता है जिला पंचायत अध्यक्ष यानी जिला परिषद। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है, ठीक है। तो याद रखना स्थायित्व स्वशासन की बात करता है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज का जो उद्देश्य है वह प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण है, और नगर निगम के जो प्रधान होते हैं वह मेयर होते हैं। बाकी आप देखेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी घटना चक्र से कवर करेंगे, MCQ को ठोके
जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसी के साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगी वो भी कवर हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले टू द पॉइंट थ्योरी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विविध यानी मिसलेनियस है। मिसलेनियस में हम लोग कवर करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG जो होते हैं, उनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो उनका उतना कार्यकाल होता है। मान लो कोई व्यक्ति है और वह 64 वर्ष की आयु में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है, और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर वो 64 वर्ष की आयु में नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, यानी इनका जो कार्यकाल के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये मात्र 1 वर्ष के लिए जो है इस पद पर बने रहेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु 1 साल बाद ये कंप्लीट कर लेंगे, यानी 1 ही साल यहाँ बने रहेंगे पद पर। और मान लो उनकी उम्र जो है वो 55 वर्ष है सपोज करो, और 55 वर्ष की उम्र में वो बन जाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के। तो इनका जो कार्यकाल होगा मेनली आप देखेंगे 6 वर्ष ये काम करेंगे पूरा अच्छे से, यानी 61 वर्ष तक ये अच्छे से काम करेंगे 6 साल तक, ठीक है। उसके बाद 61 वर्ष की आयु में ही जो है इस पद से जो है क्या करेंगे? रिटायर हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इनका 6 वर्ष पूरा हो जाएगा और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 साल से ज़्यादा जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नहीं रह सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी पढ़ते होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 में। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त दी जाती है, ठीक है। जो मान्यता है वह किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो वह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल में परिवर्तन जो होता है वह भारत की संसद कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मान्यता जो प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। इन सभी के जो है यह चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल, हाथ का पंजा, हाशिया और बाली, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो याद रखना है कि जो नेशनल पार्टी का प्राप्त दर्जा वाली जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनको जो है राष्ट्रीय दर्जा हासिल है, कितनी हैं? तो वो 8 हैं, ठीक है। याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके नाम जरूर याद रखना है। मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से किनको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है या इनमें से किनको नहीं प्राप्त है, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। यहाँ से आप एक सरसरी निगाह से ज़रूर याद रख लें अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो। लेकिन अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप ज़रूर जो है गेस कर ले जाएंगे, लेकिन इनके अलावा अगर पूछ लिया गया तो आप थोड़ा हो सकता कन्फ्यूज हों। आगे चलते हैं। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचक सूची की तैयारी करना चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है कि एक निर्वाचन आयुक्त को चाहे तो कोई हटा दे, लेकिन बहुमत है अगर दोनों जगह तो जो है वो पार्टियां थोड़ा अपना पॉलिटिकल पावर जो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा अपना यूज कर सकती हैं कि इनको हटा दिया जाए।
वो भी कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है, इम्पीचमेंट के आधार पर। तो याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के द्वारा, जिसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो है एक स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जो जिम्मेदारी होती है वह चुनाव आयोग की होती है। लोकसभा की सदस्य का जो निर्वाचन है वह गुप्त मत द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित है। वयस्क, ठीक है, यानी अगर आपकी उम्र 18 साल, जिनकी उम्र 18 या उससे ऊपर है, वही जो है वो अपने मत का यूज कर सकते हैं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ना कि जैसे कि हमारे योगी जी कभी कभी कहते हैं भाषणों में कि बेरी वोट फॉर मोदी, ठीक है, सुना होगा बहुत लोगों ने, ये बेरी वोट फॉर मोदी वो कभी कभी बोल जाते हैं अपने भाषणों में। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। समझ रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा वर्तमान में मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, एक्चुअली ये सुनील अरोड़ा जो है इसके पहले थे। वर्तमान में जो बने हैं, एक्चुअली जो बुक है ना ये, वो फरवरी, मान के चलिए जो फरवरी लास्ट रहा वहाँ तक अपडेटेड है, ठीक है, उस समय थे। लेकिन अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनका नाम क्या है, जो कि 24वें हैं, ये 23वें थे। तो उनका जो नाम है वर्तमान में वो है सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर अपडेट होगा मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। बाकी आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट है 10 नंबर का, वो आपसे पूछा ही जाना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे, तो ये सब करंट अफेयर्स के पार्ट हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले तक हो। भारतीय संविधान के 91वें, ठीक है, 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया गया। भारत के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, तो मौलिक जो कर्तव्य रहा आपका वह मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्य कौन से पार्ट में आता है इसको जरूर याद रखना है, वो है पार्ट जो है 4A, ठीक है। किस पार्ट में है? पार्ट 4A है, 4 का है। और आर्टिकल नंबर अगर आपको देखना होगा तो आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, जिसमें कि 11 जो है वो बातें कही गई हैं हमारे मूल कर्तव्य में, यानी क्लास जो होंगे वो टोटल आपके वह 11 है, ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं आपकी। संवैधानिक अधिनियम यानी संशोधन जो रहा 73वां, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों हेतु पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली हेतु प्रावधान करता है। यानी जिस राज्य में अगर उस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से अधिक है तो वहाँ पर क्या है? पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली वहाँ पर लागू होगी। यह प्रावधान करता है संवैधानिक संशोधन 73वां, जो कि याद रखना है कि पंचायती राज जो सिस्टम है कि संविधान संशोधन से संबंध रखता है, तो 73वां है, जबकि 74वां क्या था? नगर निकाय वाला, ठीक है। 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची याद रखना किसकी है? तो वो भाषा की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। 8वीं अनुसूची, 12 अनुसूचियाँ हैं, उनको ज़रूर आपको याद रखना है। यहीं से 5 नंबर में आपको एक क्वेश्चन हो सकता है यहीं से देखने को मिले, किसमें से? आपकी अनुसूचियाँ भाग हो गए, यानी पार्ट भाग हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, अनुच्छेद, तो 1-2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 5 ही नंबर पूछे जाने हैं टोटल, ठीक है। तो बेसिक ज़रूर आपको याद रखने हैं, अच्छे से बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं उतना अच्छा खासा लेवल नहीं होगा। कोई भी पेपर जो है पहली बार अगर बनता है तो उसमें जो है उस हिसाब से बनाया जाएगा जिस हिसाब से आपका सिलेबस है। तो कंपटीशन है फ़िलहाल, तो अच्छा खासा अगर पेपर बनता भी है तो उसमें भी आप देखेंगे अच्छे खासे कंपटीशन होंगे। तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो मैक्स टू मैक्स नंबर जो है अच्छी से अच्छी रैंक होनी चाहिए।
भारत के संविधान की 10वीं जो अनुसूची है, याद रखना, वो दल बदल विरोधी कानून की जो है वो से संबंधित है, दल बदीय, ठीक है, याद रखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि संविधान के तहत जोड़ा गया संशोधन, तो वो है आपका 52वां, ठीक है, 52। संचार राज्य सूची का विषय न होकर केंद्र सूची का विषय है। सिंचाई, कानून व्यवस्था व कृषि, यह सभी जो है स्टेट के जो है राज्य सूची के विषय हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकारियों, जिम्मेदारियों का उल्लेख है। तो पंचायती राज कौन सी सूची में आता है? 11वीं। खाद्यान्नों और तेलों के जो क्षेत्र हैं उनमें श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता, बैंकिंग तथा डाक और तार संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के विषय हैं। नागरिकता, बैंकिंग, डाक और तार किसके विषय हैं? तो याद रखना, यूनियन लिस्ट यानी संघ, आपकी संघ सूची के विषय हैं। जबकि जो जंगल हैं, वन हैं, यह जो है स्टेट और सेंटर दोनों यानी समवर्ती सूची में शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। आर्टिकल नंबर 248 के अधीन अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो संघ के पास हैं, ठीक है। यानी जैसे कि आपकी 3 सूचियां हैं, संघ सूची है और राज्य सूची है, और दोनों को जो मिलाकर यानी कि स्टेट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो बना करके जिस विषय पर दोनों को मिलकर कानून बनाना चाहिए, वो जो लिस्ट होती है वो कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची है। इसके अलावा मान लो अगर कुछ बचता है तो वो जो बचा हुआ आपका होगा वह किसके पास जाएगा? उसकी पावर, वो सारी की सारी जो पावर है वह संघ के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो चली जाएगी, संसद के पास। ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला तथा गंगटोक में से गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बोडो, डोगरी, संथाली तथा अंग्रेजी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को सूचीबद्ध नहीं किया गया। तो याद रखना है कि जो लेटेस्ट जोड़ी गई बोडरी होगी, डोगरी, संथाली, लेकिन इसमें अंग्रेजी जो है वह जो है 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और यह संघ सूची में शामिल नहीं है। सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। चेलैया जो समिति है, इन्होंने वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए जांच की तथा अपना सुझाव भी दिया। तो याद रखना है कि चेलैया जो समिति है किससे संबंधित है? तो वित्तीय क्षेत्रों में सुधार की जांच से संबंधित। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय एकता परिषद यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो याद रखना है कि जो प्राक्कलन समिति होती है जिसमें कि केवल और केवल लोकसभा के ही 30 सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के सदस्य कोई भी शामिल नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि IAS, IPS और IOFS यानी जो भारतीय सिविल सेवा हो गया आपका, और यानी प्रशासनिक सेवा, और जो IPS इंडियन पुलिस सर्विस हो गया आपका। इसके अलावा जो आपका यानी जो फॉरेस्ट सर्विसेज होती हैं, यही 3 जो है वो अखिल भारतीय संविधाओं में आती हैं, बाकी वो एलाइड IAS में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है वह संसद द्वारा इसका सृजन किया जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री में से कोई योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री में से कोई योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता है। इसका एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। इसके अलावा तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्योंकि ये फरवरी तक अपडेटेड है हमारा जो आपका, इसमें आपका चाहे एक टॉपिक वाइज हमने कवर कर रखा है, SPD का भी है, एक मंथली हमने अपने चैनल पर कवर किया है जो मंथली 1 लाइनर है, वो काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स है, आप वहाँ से देख सकते हैं मंथली, ठीक है। तो वहाँ से आप अपडेट होते रहेंगे। मंथली करंट अफेयर को ज़रूर देखा करिए दोस्तों।
वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये फरवरी तक अपडेटेड है बुक, तो इस समय जो वर्तमान में है वो HL दत्तू नहीं है, उनकी जगह अब कोई दूसरा आ गया है और उनका आपको नाम जरूर याद रख लेना है। उनका जो नाम है वो है अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है मानवाधिकार आयोग के, उनका नाम है क्या? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो आप करंट से ज़रूर अपडेट रहते रहिए। तो मंथली जो करंट अफेयर्स पड़ा है चैनल पर उसको ज़रूर देखते रहिए दोस्तों। ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। ग्राम सहकारी जो समिति होती है वो पंचायती राज सिस्टम वाला जो त्रिस्तरीय है, जिसमें कि आप देखते हैं ग्राम पंचायत हो गया और क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, जिला पंचायत। ठीक है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि उन तीनों में जो है ये ग्राम सहकारी समिति की बात नहीं की जाती है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है, जबकि अगर पूछा जाता है कि आपका जो पिछड़े वर्ग के जो संवैधानिक दर्जा जो कि आपकी आयोग की, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो दर्जा है वो संविधान में कौन सा आर्टिकल है, तो आप देखते होंगे आर्टिकल नंबर 300 कौन सा है, 338 हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति आयोग की जो है वो 338A। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर पूछा जाएगा तो 338B जरूर याद रखना है। ठीक है, बेसिकली ये सब PCS और IAS में पूछे जाने वाले हैं, यहाँ पर इतने डिटेलिंग नहीं, ओवर आपको लेना है क्योंकि 5 ही नंबर पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक संवैधानिक उत्तर प्राधिकार है और भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सच्चर समिति का संबंध किससे है, तो भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और स्थिति से तथा उनकी साथ धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने से संबंधित है। तो याद रखना है सच्चर समिति किससे संबंधित है। संघ लोक सेवा की आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो आपका UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि आप स्टेट PCS को भी देखेंगे वो भी ठीक है। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है, इसके जो चेयरमैन हैं उनको लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो याद रखना है कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है, तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इस समय कौन है, ओम बिरला। कहाँ से, तो राजस्थान की जो है ये, राजस्थान पे जो आपका कोटा है वहाँ से ये क्या है, ये MP है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, आगे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन यानी पंचायती राज को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता ये काफ़ी प्रचलित और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है कि त्रिस्तरीय पूछा जाता है या स्थायित्व शासन की अगर बात की जाती है तो कौन सी समिति है, तो याद रखना है वो है BR मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना है। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को द्विस्तरीय करने का सुझाव दिया था, जबकि त्रिस्तरीय किसने, तो बलवंत राय मेहता। सहकारिया समिति कौन सी समिति है, सरकारिया। सरकारिया समिति जो है वह केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई। याद रखना बस, सरकारिया समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन की यहाँ पर बात की जाती है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई समिति सरकारिया। ठीक है, तो इतना याद आपको रखना है, बस आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपका है भारत की राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में जो चक्र है उसके महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है, और जो हरा रंग है यह मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। बाकी कभी कभी आप देखे होंगे, कुछ सुनते होंगे कि पॉलिटिकल कुछ व्यू चलता है कि हरा रंग बिल्कुल नहीं होना, समझ रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है, इस पर ध्यान नहीं देना है, समझदारी के यहाँ पर आपको चलना है कि मतलब क्या है, ये सब चलता रहता है पॉलिटिकल में।
जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र के धर्मराज का प्रतीक है। तो याद रखना है कि वनस्पतियों के साथ जो हरा रंग है वो मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित होता है। सफ़ेद रंग के मध्य में जो अशोक चक्र है वह धर्म के राज्य का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, रेशियो है, आप देखना, इसको याद जरूर रखना। थोड़ा आपको जो है एक अवेयर भी रहना चाहिए, पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होना चाहिए झंडे का, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का, तो वो कौन सा होना चाहिए? 3:2 के रेशियो में, ठीक है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन है और बीच में जो श्वेत है शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक की सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया, यानी जो हमारा वर्तमान स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का, इसको कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक की सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। आप जानते होंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप, मुंडको उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय जो राष्ट्रगान है वह जनगण मन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की जो अवधि होती है वह 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रहा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम जो माह होता है वो फागुन का होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लैटानिस्ता गैंगेटिका है, इसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैटानिस्ता गैंगेटिका। भारतीय मोर को भारत की राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है, स्वीकार किया गया है, और जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टिटस। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प
आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रांस की संविधान से। ये जो चीज़ लिबर्टी है, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जब आप प्रियम्बल से पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये जो है शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि जो प्रियम्बल्स में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस की संविधान से। मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी की पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला थे। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक जनता है। यूएसए की सरकार राष्ट्रपतित्व स्वरूप की है, यानी कि जो यहाँ के मेन होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। अपने यहाँ के जो आप देखते होंगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे संवैधानिक, तो राष्ट्रपति भारत की सर्वोच्च नागरिक होते हैं। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें कि आप समझते हैं कि कैबिनेट जो होता है और कैबिनेट के जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो कैबिनेट की सलाह के हिसाब से ही राष्ट्रपति काम करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों के पदक्रम का सही अनुक्रम सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव तथा अवर सचिव हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान्यतः कोपरा, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण न्यूरेमबर्ग प्रतिस्थापित किया गया है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, और अपने यहाँ क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, यानी संसद ही कहा जाता है। इसी तरह वहाँ पर जो अपने यहाँ जैसे संसद है, वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। देश की स्वतंत्रता में योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया। भारत और चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन, दैट इज सार्क के सदस्य हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत के पड़ोसी अगर देश देखेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, लेकिन अगर आप मालदीव को छोड़ देंगे तो जो बचेंगे भारत के पड़ोसी देश एक्सेप्ट चाइना, वो सभी सभी क्या हो जाएंगे? सार्क कंट्री। कितने हैं? तो भारत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इन 8 में भारत के पड़ोसी देश और भारत को मिलाकर 8 होते हैं। तो सेम उसी तरह भारत के पड़ोसी देश में चाइना को छोड़ दिया जाए और मालदीव को मिला दिया जाए तो सार्क के देश निकल आएंगे। सामाजिक पृथक्करण घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। वर्ष 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो आधिकारिक जनगणना हुई, कब? तो याद रखना है कि पहली जो आधिकारिक जनगणना हुई है वह स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में। अगस्त 2019 में संपन्न 46वां G7 शीर्ष सम्मेलन बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना किस ईयर में हुई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ज़रूर बताइएगा। भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कानून द्वारा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। किसकी? महिलाओं की। और कानून द्वारा, और आप देखेंगे पुरुषों की कितनी है? 21 वर्ष।
आसियान का जो मुख्यालय है वह जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। एयरफोर्स वन जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया। इजराइल का जो संबंध है वह ब्रिक्स से नहीं है। ब्रिक्स में आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्री हैं, तो बी से हो जाएगा आपका ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रसिया ने रूस, आई से अपना प्यारा भारत इंडिया, सी से चाइना और यस से आप निकाल लेना साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके ब्रिक्स। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है। फेरा का जो विस्तारित रूप है, फेरा का फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो ड्वाइट डी आइजनहावर थे। वर्तमान में अक्टूबर यानी 2020 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। और जो आपकी 26 जनवरी को आने वाले थे, यहीं की जो प्रधानमंत्री थे आमंत्रित थे, लेकिन वहाँ पर कोविड-19 की वजह से आ नहीं पाए। बोरिस जॉनसन ही हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर 2021 में शामिल होने वाले थे 26 जनवरी को। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडेन हैं। साथ ही ये भी जानेंगे जो भारत की मूल हैं अपनी वो उपराष्ट्रपति क्या नाम है? कमला हैरिस। ठीक है। प्रसिद्ध उदाहरण लोकतंत्र सरकार जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन ने दिया था। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। जबकि अभी हम लोग नेपाल की पढ़ के आए तो क्या था वहाँ पर था राष्ट्रीय पंचायत। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान का नाम व्हाइट हाउस है। अपने यहाँ भी बन रहा है एक नया, जिसका नाम आपने देखा होगा, चर्चा में सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसों को जाता है। चेक एवं बैलेंसेस का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का लक्षण है। बलात्कार की अभियुक्त भारतीय दंड संहिता, जिसकी IPC बहुत ज़्यादा प्रचलित है, IPC इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो याद रखना है बलात्कार का जो धारा है कौन सी लगती है? तो 376 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का जो लक्ष्य है वह विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करना था। अरस्तु ने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि भारतीय संघ का नया राज्य बनाना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो याद रखना है जो हमारे शेड्यूल में, जो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं उनको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, मूल संविधान में हमने बताया कितनी थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कि कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो 27 देश हैं। लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता अन्ना हजारे हैं। फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन? तो मुसोलिनी था। कौन था? मुसोलिनी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें कितने अस्थायी सदस्य होते हैं उनको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सदस्य तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर होती है और UNO की संविधान को चार्टर कहते हैं। नाटो की वर्तमान जो सदस्य संख्या है वह 30 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली की अध्यक्ष की पदावधि 1 वर्ष की होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो संयुक्त राष्ट्र
की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान वे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्पेन यूएन सिक्योरिटीज़ काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का एक सांस्कृतिक संगठन है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो दोस्तों इसी पार्ट के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा जो थ्योरी का पार्ट रहा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 प्रश्न आएंगे। ये जो हमने टॉपिक कवर किए घटना चक्र के, इन्हीं को अच्छे से कवर करिए पहले, उसके बाद फिर आप इधर उधर भागिए अगर भागना चाह रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और बेसिक ही पूछे जाने हैं, तो उन्हीं को अच्छे से कवर करिए। और साथ ही हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जल्दी उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा 5वें सिलेबस क्रमांक यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से अभ्यास प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बेसिकली वो इन बुक ने जो कवर किया है इन बुक वालों ने, इसमें आपकी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, कुछ इन्होंने अपना जो है उसको फ्रेम किया है। तो इसके अलावा हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे उसकी एक अलग सी जो है मोटी सी बुक है, जैसे कि थ्योरी का पार्ट है, और इसके साथ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी के पार्ट को कवर कर लें। तो दोस्तों अगला जो पार्ट होगा हमारा इसका वो होगा अभ्यास प्रश्न का, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग साइंस के पार्ट को कवर करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।